नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की हिंदी और अंग्रेजी श्रृंखला में। आज 19 जुलाई है, हमारी सीरीज का 19th सेशन आ चुका है। आज के हमारे 4 टॉपिक्स, एक होगा तालिबान की आगे की राह इतनी आसान नहीं, एंटी ट्रैफिकिंग बिल मानव तस्करी को रोकने का विधेयक, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस की आवश्यकता, भारतीय लोकतंत्र और भारत के धर्म, और नेपाल की उथल पुथल। चारों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए। हमारी ये सीरीज सारे सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए है, इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए, हमारी शुभकामनाएं। और ये है आज का हिंदू अखबार। तो जो 4 लेख मैं लूंगा उस पर मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं। ये आपके लिए परीक्षा के हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू हो जाएं। ये रहा सिलेबस, GS 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा प्रीलिम्स होता है और ऐसे के पेपर होते हैं। आप जो कुछ हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये आपको सभी जगह बहुत बहुत काम आएगा। तो शैल वी बिगिन। तो आज का जो हमारा पहला लेख है हमारे 29 सेशन का, वो आपको प्रीलिम्स में GS 2 प्रीलिम्स, उसके बाद GS 2, 3 और ऐसे में काम आ सकता है। लीविंग द पास्ट बिहाइंड, यानी बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधले की तर्ज पर तालिबान का आगे का रास्ता इतना सरल नहीं होगा। भारत ने जुलाई 2021 में मध्य एशिया में 2 बड़े सम्मेलनों में भाग लिया और ये सम्मेलनों में अफगानिस्तान के वो सारे पड़ोसी देश शामिल थे जिनके माथे पर चिंता की लकीरें बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार अफगानिस्तान में हिंसा का तांडव हो रहा है, चिंता बहुत हो गई। तो ये जो 2 वहाँ पर सम्मेलन हुए, पहला था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक। उसमें अपने यहाँ से जयशंकर भाई साहब गए थे और ये दुशानबे में हुई थी। किस देश में है बताइए। और दूसरा था सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस, जो कि ताशकंद में हुई थी। किस देश में है बताइए। अब इन दोनों में तालिबान और अफगानिस्तान, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। हाल ही में जैसे ही मई, जून, जुलाई में अमेरिका और नाटो के 20 साल से पदस्थ सैनिक अफगानिस्तान छोड़ के जाने लगे, तो तालिबान चरमपंथियों ने, उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने, तालिबान ने अफगानिस्तान में हमले शुरू किए, कई जगह पर कब्जे करना शुरू किए और उसके बाद अफगानिस्तान की जो सीमा चौकियां हैं बाकी देशों के साथ, उन पर भी कब्जे जमा लिए। इन कब्जे जमा ली गई चौकियों में जितने मध्य एशिया के देश हैं उनके साथ के बॉर्डर पोस्ट तो हैं ही, साथ ही साथ पाकिस्तान का स्पिन बोलताक चमन बॉर्डर भी है। इनका विचार यह है तालिबान का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग पर, क्षेत्र पर कब्जा कर लें और काबुल में जो आधिकारिक चुनी हुई सरकार है उसकी आपूर्ति लाइन को ही कट कर दें। SCO ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करते हुए सभी प्रकार की आतंकी घटनाओं की आलोचना की, हालांकि उसमें तालिबान का नाम नहीं लिया गया। जहां तक ताशकंद का सवाल है, वहां राष्ट्रपति अशरफ घनी को एक मौका मिला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से रूबरू होने का, और उसमें उन्होंने इमरान खान पर आरोप लगाए कि आप तालिबानियों को अपनी सीमा, पश्चिमी सीमा के पाकिस्तान से क्रॉस ओवर करने से रोकते क्यों नहीं हैं और पीस नेगोशिएशन सही आगे बढ़ने देते क्यों नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि सभी देश किसी भी तरह तालिबान को एक क्लीन पासपोर्ट देने के मूड में नहीं है कि भाई तुझे जो करना है तू कर ले। 1995 की बात अलग थी, ये 2021 है, समय बदल जाता है। हर किसी को ये चिंता है कि अपनी अपनी सीमाओं पर हिंसा हमें नहीं चाहिए, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हमें नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होगा, तालिबान की करोड़ों की आबादी में 50, 60, 70 लाख लोग भाग खड़े होंगे। वैसे भी यूरोप में अफगान शरणार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सभी लोग चिंतित हैं। पाकिस्तान हो या बाकी के सारे देश, रूस हो, मध्य एशिया के देश हों, चीन हो, ईरान हो, भारत हो, अब कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ से परेशान हुए हजारों या लाखों शरणार्थी रातों रात उनके देश में घुस जाएं, क्योंकि उनको तो फिर पनाह तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन कॉज होगा। कोई नहीं चाहता कि चरमपंथ बढ़े और जो वैश्विक आतंकी समूह हैं, पहले से बहुत ही बदनाम, अलकायदा हो, LET हो, JEM हो, ETIM, IM हो, इनको कोई मौका मिले। ETIM को लेकर तो चाइना भयंकर परेशान है। तो हमें बताइए ETIM का फुल फॉर्म क्या है, चाइना के किस प्रांत से जुड़ा हुआ है। भारत ने एक बहुत अच्छी बात बोली जयशंकर ने कि अफगानिस्तान का इतिहास, अफगानिस्तान का भविष्य नहीं हो सकता। मतलब देखिए जयशंकर ने कितनी गहरी बात की है कि इतिहास जो है वो भविष्य कभी नहीं हो सकता। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात बोल गए। राष्ट्रपति घनी ने कहा है
कि हमारी सेना कोई ऐसा नहीं होगा कि रातों रात टूट जाएगी, हम लड़ेंगे। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में एक आम सहमति देशों में बन गई है कि हम तालिबान को सिर्फ ऐसे ही कब्जा नहीं करने देंगे। और इस वजह से क्या हो रहा है कि तालिबानियों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं धीरे धीरे, जो कि अच्छी बात है। शांति वार्ता शुरू हो रही है और तालिबान हो या उसके समर्थक हो पाकिस्तान में, उन दोनों को शायद पिछले 2 महीने में संदेश बड़ा स्पष्ट मिल गया है कि भाई आप लोग ये मत सोचो कि जो मन में आएगा वैसा कर लोगे। सभी देशों को अब एकजुट होकर आतंक को जड़ से समाप्त करने की अपनी मांग को दोहराना होगा। आ गया समझ में दोस्तों? तो आपको क्या लगता है भविष्य में क्या होगा? कमेंटेड में ज़रूर बताएं। पूरा का पूरा आपको हमने हिंदी में एनालिसिस दे दिया है सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों को। आई होप हिंदी भाषी हमारे छात्रों को, आई होप इससे बहुत लाभ होगा। इसको बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल करें, पढ़ें और परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़िए, आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। The road ahead for the Taliban doesn't seem easy, as many nations are now piling pressure on both Pakistan and the Taliban, worried about instability in their own backyards. आ गया समझ में? दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही शानदार आईएएस की तैयारी का संपूर्ण कोर्स ला रहा हूं। कल से इसमें ऑफिशियली एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। हमारा कोर्स 23 अगस्त से शुरू होगा। जो भी स्टूडेंट 22 या 23 की परीक्षा टारगेट कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत ही शानदार कोर्स में ला रहा हूं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको मैं कल दूंगा। आज आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है और आप में से हर छात्र इस कोर्स में अपने लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन अवश्य पाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़िएगा दोस्तों। 23 अगस्त से मेरी ये बैच शुरू हो जाएगी। एनरोलमेंट हम इसके कल से शुरू कर देंगे। आई होप टू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। कल से हम आपको विस्तृत जानकारी और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बता देंगे। आज का हमारा दूसरा एडिटोरियल आ गया है, सेंसिटिव एंड प्रिसाइज। प्यारे दोस्तों, संवेदनशील और अचूक GS2, GS4 ऐसे और प्रीलिम्स के लिए बहुत यूजफुल मानव तस्करी का जो कानून भारत सरकार लाई है, उसके कुछ हिस्सों को सरकार को संसद में ले जाने से पहले फिर से एक बार देख लेना चाहिए। मानव तस्करी जो होती है वो किसी भी तरह से एक अक्षम्य अपराध होता है, अनपार्डनेबल क्राइम, जिसे माफ नहीं किया जा सके। किसी भी सभ्य समाज में आप इंसानों की खरीद फरोख्त कैसे कर सकते हो? वो जमाने तो खत्म हो गए ना भाई। और इसके लिए सभी अच्छे समाजों में जीरो टॉलरेंस होता है। लेकिन दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि इस समस्या से निपटने के लिए आपको एक संवेदनशील और अचूक अप्रोच की आवश्यकता होती है। एक बहुत ही हथौड़ा मार अप्रोच की आवश्यकता नहीं होती है कि आप हर जगह बस सिर्फ इसको गिरफ्तार कर लो, उसको भी गिरफ्तार कर लो, इसको फांसी पे लटका दो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उससे समस्या और बढ़ जाएगी। अब एक नया बिल आया है संसद में, उसमें इन बारीकियों का नितांत अभाव है। कौन सा विधेयक है? ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021, व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम देखभाल पुनर्वास विधेयक 2021 मसौदा। और इसमें अब कुछ परिवर्तन ले आए तो ये बिल बड़ा अच्छा बन सकता है। दरअसल ये जो विधेयक आया है, इसका गोल क्या है? इसका लक्ष्य है मानव तस्करी को रोको, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों में। और जिन्हें बचाया जाएगा उनको केयर दी जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, पुनर्वास दिया जाए उन विक्टिम्स को जो शिकार हो गए। उनके अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो और उन सबके लिए एक सही कानूनी वातावरण का निर्माण हो। इस विधेयक का दूसरा वर्जन आया है पार्लियामेंट में। पहला वाला तो खत्म हो गया, वो पास ही नहीं हो पाया था, और उसके पहले संसद का पिछला सत्र समाप्त हो गया था। एंड कवर्स ऑफेंसेस हैपनिंग नॉट जस्ट इन इंडिया, लेकिन भारत के बाहर भी। और वो चाहता है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक मानव तस्करी विरोधी समितियों का गठन हो। बहुत सारे विशेषज्ञों ने कहा है कि ये जो विधेयक आया है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जोश शामिल हो गया है और इसमें वो वास्तविक कारण जिनसे तस्करी होती है उनको तो इग्नोर ही कर दिया गया है। गरीबी, कर्जा, अवसरों की कमी, विकास की योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पाना, इन सबसे मानव तस्करी होती है। उस पर ये एकदम साइलेंट है। दूसरा इसमें सवाल एडिटर ये उठाता है कि भाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आप इन क्राइम्स में क्यों उलझा रहे हो? उनको बोल रहे हैं कि आप इनकी जांचें करो। उस पर तो ऑलरेडी हज़ारों केसेस का इतना दबाव है, इतने सारे देशद्रोहियों को वो रोज़ अरेस्ट कर रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर एक और ये नया दबाव डाल देंगे। और साथ ही साथ अगर एनआईए के हाथ में ये सब चला गया तो हमारे संघीय ढांचे पर भी
चोट पड़ेगी, क्योंकि स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस दायरे से बाहर हो जाएंगी। विक्टिम की जो परिभाषा दी गई है, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहे हैं आगे, वो बहुत ज्यादा व्यापक कर दी गई है। उन सभी कमर्शियल सेक्स वर्कर्स को भी विक्टिम मान लिया गया है जो अपनी मर्जी से कमर्शियल सेक्स में इन्वॉल्व हैं। तो इससे उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी रातों रात, लाखों लाखों महिलाओं की। इससे क्या होगा, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स पर पुलिस की एकदम से गाज गिर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, पोर्नोग्राफी को यौन उत्पीड़न का स्वतः हिस्सा मान लिया गया है, और अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से नॉन एक्सप्लॉयटेटिव कंसेंसुअल मटेरियल बनाया और किसी एडल्ट ने उसको कंज्यूम किया देखा, वो भी मानव तस्करी माना जाएगा। क्राइम्स की रिपोर्टिंग आवश्यक है। अगर आपने देखा है आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप पे भी दंड लग जाएगा। और बहुत सारे विक्टिम्स को ये पता है भारत में कि पुलिस में जाके इस तरह की अपराधों की रिपोर्ट करने से अच्छा है कि चुप रहा जाए, क्योंकि उसके बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं, बरसों बरसों विक्टिम्स उलझ के खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अभी हाल ही में राजस्थान में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूर दराज के राज्यों से छुड़ाए गए बच्चों की जो टेस्टिमनी ली गई थी, जो उनसे पूरे एविडेंस लिए गए थे, उसके लिए उनको ट्रैवल करके नहीं आना था। तो ऐसे सुधार अब सरकार धीरे धीरे ला रही है। उसके अलावा मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया है। एग्रेवेटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस पर पुनर्विचार हो। सरकार को यह देखना होगा, द फेंस शुड नॉट ईट द क्रॉप। इसका मतलब जो बाड़ लगाई है वो ही कहीं फसल को न खा जाए। मतलब कानून ऐसा ना हो जाए कि अब सब लोग कानून से ही डरने लग जाएं, विक्टिम्स भी। अप्रोच काफ़ी होलसम चाहिए और इस समस्या की जड़ में जाना ज़रूरी है, सेंसिटिवली, प्रिसाइसली। और सिर्फ हम हथौड़ा मार के समस्या को सुलझा देंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो काफ़ी इंसाइटफुल है ये, इसको देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, और आप एग्री करते हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का दूसरा एडिट था। द प्रपोज एंटी ट्रैफिकिंग बिल इज वेरी हार्श एंड कवर सम कैटेगरीज दैट विल लीड टू हैरेसमेंट फॉर जेन्युइन इंडिविजुअल्स एंड हेंस नीड्स अ रीलुक। आ गया समझ में? आज का तीसरा लेख बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर है, और अगर आप खुले दिमाग से देखेंगे तो हो सकता है आपको इसमें कुछ काम की चीज मिल जाए। आप ऑथर से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये सिविल सर्विसेज परीक्षा के GS 1 2 4 ऐसे प्रीलिम सभी में बहुत यूजफुल होगा, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं। इंडियन सोसाइटीज रिलीजियस बिलीव्स एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, भारतीय समाज के धार्मिक विचार और भारत की लोकतांत्रिक राजनीति। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक समय कहा था, फ्रैटर्निटी कैन हैपन ओनली व्हेन देयर इज अ नेशन। बंधुत्व और भाईचारा केवल तभी होगा जब एक सच्चे अर्थों में राष्ट्र होगा, और बंधुत्व के बिना न तो इक्वालिटी होगी न तो लिबर्टी होगी। काफी बड़ी बात बोल गए वो, कि न तो समानता होगी न स्वतंत्रता होगी। मतलब ये ठीक है कि हमने भारत की, ये अंबेडकर बोले थे, भारत के संविधान की उद्देशिका में, प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में ये लिख दिया है कि वी विल स्ट्राइव टू क्रिएट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। लेकिन क्योंकि अंबेडकर खुद दलित थे और वो डिप्रेस क्लासेस से आते थे, तो उन्होंने दलितों पर होने वाले अत्याचारों को पूरी जिंदगी खुद महसूस किया था, देखा था, समझा था, उसके लिए वो लड़े थे, उसके खिलाफ वो लड़े थे। तो उन्हें यह पता था कि भाईचारा अगर नहीं हुआ तो किसी भी हालत में इक्वालिटी और लिबर्टी तो कभी आनी ही नहीं है। ठीक है। अब भैया क्या हुआ, अमेरिका का एक बहुत बड़ा रिसर्च संगठन है प्यू रिसर्च, PEW, उसने 30,000 हिंदुस्तानियों पे 17 भाषाओं में धर्म, राष्ट्रवाद और टॉलरेंस, यानी दूसरे व्यक्ति जो आपसे भिन्न हैं उनको खुशी खुशी सहन करना, इस पर एक लंबा चौड़ा सर्वे किया। अब उससे ये ऑथर ने अपने काफ़ी सारे निष्कर्ष निकाले हैं। जैसा मैंने कहा, आप स्वीकार करें, रिजेक्ट करें, या आपकी एक व्यक्तिगत आउटलुक हो सकती है। एग्जाम के हिसाब से जो काम की चीज़ें हैं वो जरूर देख लेना। सर्वे कहता है 85% हिंदू कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करना इंडियन होने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ 64% हिंदुओं ने यह भी कहा कि भाई अगर हिंदू हो तो ही तुम हिंदुस्तानी कहलाओगे, भारतीय कहलाओगे। और ये जो 80% थे, मतलब ये जो 64% हिंदू थे जिन्होंने ऐसा कहा, उसमें से 80% ने कहा कि और तो और अगर हिंदी आती है तो ही तुम भारतीय हो। अब ये जो बात है, ये तो सभी गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए तो बहुत बड़ा वज्रपात हो जाएगा, और यही हिंदुत्व की राजनीति का मूल मंत्र बन चुका है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद, वो टॉलरेंस के दावों के साथ साथ सह अस्तित्व कर रहा है भारत में।
और एक्चुअली दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज ये है कि टॉलरेशन ऑफ अ प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर हो सकता है। तो भारत में हो क्या रहा है, एक तो है कि एक से अधिक 2 3 4 5 6 7 संस्कृतियां एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरा हो सकता है कि एक कॉन्शियस डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट ऑफ कंपोजिट कल्चर बनाया जाए। तो बहुत साफ है प्यू रिसर्च से कि ऑप्शन 2 भारत में नहीं हो रहा है, कंपोजिट डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं बन रहा, सब अलग अलग हैं। 2014 से बीजेपी ने इतनी बड़ी पार्टी बनने के बाद और सत्ता पर एक तरफा विजय हासिल करते समय एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और दुनिया में यह पहला उदाहरण है जब 20 करोड़ की आबादी वाले एक अल्पसंख्यक समूह को एक भी टिकट सबसे बड़ी पार्टी ने नहीं दिया हो। और ये चीज़ अब भारत में सामान्य हो गई है, कोई इस पर बात भी नहीं करता। सर्वे के कुछ दूसरे रिजल्ट ये थे कि 80% लोगों ने सभी धर्मों को ये कहा कि भाई दूसरों का सम्मान करना तो बहुत ज़रूरी है। 91% ने कहा हमें अपने धर्म का पालन करने से कोई रोकता नहीं है। 77% मुसलमानों ने कहा कर्म का सिद्धांत सही सिद्धांत है। लेकिन इस सब के बाद इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो, दोस्ती हो, नेबर्स हो, सभी लोग उसको लेके एकदम से असहज हो जाते हैं भारत में। 67% हिंदू और 80% मुसलमान अपने धर्म की महिलाओं को अपने धर्म के बाहर शादी करता हुआ नहीं देख सकते। 86% हिंदुओं के केवल अपने ही धर्म के मित्र निकले। एक्सपर्ट्स ने कहा कि दुनिया भर में प्लूरल कल्चर हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं हजारों सालों से, लेकिन जो आधुनिक 20वीं सदी की मानव सभ्यता है उसमें सिर्फ संस्कृतियों का सह अस्तित्व, एक पैसिव को एग्जिस्टेंस की बात नहीं होती है, इक्वालिटी ऑफ कल्चर्स की बात होती है कि सब बराबर हों, सब आपस में थोड़ा मिलजुल कर रहें, तो उसको एक मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। और अगर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है तो यहाँ पर प्रोफेसर लॉर्ड भीखू पारिक का ये विचार है, ये ब्रिटेन के हैं, कि भाई अगर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है तो उसमें सभी समुदाय आपस में डायलॉग रखेंगे, बदलाव के लिए रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएंगे, एस्टैब्लिश बिलीफ्स पर सवाल उठाने से डरेंगे नहीं और कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ कल्चर से आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाएंगे। क्योंकि क्या होता है जब संस्कृतियों को कंपार्टमेंट्स में या साइलोज में रख दिया जाता है तो एजुकेशन, वर्क प्लेस, ये भी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन लाने में असंभव हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 50 सालों में ऐसी सरकारों का उदय सुनिश्चित हो जाता है जो रिलीजियस मेजॉरिटेरियन होती हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है जितने भी अल्पसंख्यक होते हैं उन लोगों को लगातार डिमोनाइज किया जाता है, शत्रु बना के बताया जाता है। और ये तब हो रहा है जब भारत के 95% मुसलमान और सिखों ने सर्वे में कहा कि उन्हें भारतीय होने पे गर्व है। अब चलिए अमेरिका, माइकल सैंडल अमेरिका का क्या कहता है। वो कहता है कि अमेरिका में ये जो बिल्कुल अनियंत्रित पूंजीवाद हो गया है उसने ऐसी असमानताएं क्रिएट कर दी है कि वहाँ पर स्काई बॉक्सिफिकेशन हो चुका है। स्काई बॉक्सिफिकेशन ऑफ अमेरिकन लाइफ, अमेरिकी जीवन में आकाशीयकरण। जो सबसे अमीर और सबसे गरीब हैं वो अपने जीवन के 80 साल एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पाते, ऐसा लगता है कि दो अलग अलग ग्रहों पर रह रहे हैं। भारत में ये स्काई बॉक्सिफिकेशन अब केवल अमीरों गरीबों के बीच का नहीं रहा है, ये ऑथर का दावा है। वो कहते हैं कि भारत में ये स्काई बॉक्सिफिकेशन अब धर्म और जातियों में भी हो चुका है। 64% लोगों ने पीयू के सर्वे में कहा कि पुरुषों को किसी भी हालत में अपने जाति के बाहर शादी करने से रोक दिया जाना चाहिए। सोचिए 2021 का सर्वे है और 70% ने इस बात में हामी भर दी कि उनके सभी दोस्त उनकी ही जाति के थे। जातियां भारत में सभी धर्मों में आ गई हैं और दरअसल सच्चाई भारत की ताकत की ये है, सत्ता की ये है कि हर बड़ी जाति, सारे धर्मों में जातियां हैं और जो हर धर्म की ऊपर की 1 या 2 या 3 जातियां हैं उनके पास 90% ताकत और पैसा जा चुका है। और जो नीचे की जातियां हैं सभी धर्मों की, उन पर बड़ी जातियों के हमले होते रहते हैं। और पब्लिक डिबेट में कोई भी कास्ट की बात नहीं करता है, सब बोलते हैं कि इंटर रिलीजियस स्ट्रगल चल रहा है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब जितने भी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है वो संविधान के दायरे में एक हो जाएं, तो फिर उत्पीड़न शायद एक दिन रुक सकेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पहले कहा था कि सेपरेशन इन सोशल लाइफ एक राष्ट्र को बनाने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होगी। तो अंबेडकर के हमने 2 कोटेशंस आज देख लिए। एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को दूसरी जातियों और दूसरे धर्मों का डर इसलिए लगता है कि फियर ऑफ द अननोन है, आपस में इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है।
जब जब किसी का इंटरेक्शन होता है उसके मन से सारा डर निकल जाता है। तो इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में काफ़ी होता है, भारत में बहुत कम है। लेकिन भारत में भी हम तो हमेशा जानते हैं कि भारत एक देश तो है नहीं, भारत में कितने देश बसते हैं। दक्षिण भारत एक अलग ही देश चल रहा है। तो दक्षिण भारत में इन सब पैरामीटर्स पे जीवन बहुत अलग है। वहाँ इस तरह के डिफरेंसेस को तोड़ने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ की राजनीति भी बहुत अलग तरह से चलती है। तो डेमोक्रेसी जो होती है दोस्तों, ऑथर का ये दावा है कि वो सिर्फ इस बारे में नहीं होती कि एक कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस चल रहा है डिफरेंट नॉन इंटरैक्टिंग ग्रुप्स का, वो लोकतंत्र नहीं है। और जब तक ये नहीं बदलेगा, भारत का लोकतांत्रिक प्रोजेक्ट पूरी तरह से अधूरा ही कहलाएगा। समराइज कीजिए इस एडिट को, इसके कुछ हिस्से एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं और आप इसमें से बढ़िया एसेज वगैरह भी लिख सकते हैं। हिंदी का भी मैंने पूरा एनालिसिस दे दिया है। हिंदी भाषी छात्र कृपया कमेंट थ्रेड में अपना थोड़ा प्यार बिखेरें और हमें बताएं कि आपको किस प्रकार से लाभ हो रहा है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। The Indian project of democracy is evolving in a direction different from what the founders envisioned, because the attribute of fraternity is not what it should have been, and without that it is tough to imagine liberty and equality. हमारी सारी प्लेलिस्टों को अच्छे से देखें। अब आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे आईएएस की बैच 23 तारीख से शुरू हो रही है, 23 अगस्त से। अगर आपको एक कोर्स करना है जो आपकी सारी नीड्स फुलफिल कर दे तो वो कोर्स होगा। उसको मैं कल सुबह आपको एनरोलमेंट की लिंक दे दूंगा। उसके अलावा एक दूसरी गुड न्यूज़ और है। अब से प्यारे दोस्तों, सप्ताह में 2 बार मैं आपके लिए बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स हमारी आईएएस नॉलेज सीरीज़ के तहत लेकर आऊँगा। इस सीरीज़ का फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं। हमारी करंट अफेयर्स तो जैसी चल रही है हिंदू की चलती रहेगी। हमारे साथी पीआईबी एनालिसिस दोपहर 3 बजे दे देते हैं, वो आप अच्छे से देखें। और सीए बूस्टर का भी फ्लेवर एक नया फ्लेवर में आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आईएएस नॉलेज लेक्चर्स आपको अब से थर्सडे और संडे सुबह मिलना शुरू होंगे और आपको आनंद आ जाएगा देखकर। जैसे आपने अभी हमारा चाइना का लेक्चर देखा, उसी फॉर्मेट में वो आपको सप्ताह में 2 बार हम नॉलेज लेक्चर्स देंगे। मज़ा आएगा, देखते चलिए, बहुत कुछ होगा। यदि आप हमारे कोर्सेस बड़े वाले ज्वाइन कर ही नहीं सकते हैं तो हमारे इन कोर्सेज से ज़रूर जुड़िएगा। ट्रेमेंडस वैल्यू फॉर मनी। और आप ज्वाइन करके 1 महीना ट्राई करें, आपको इतना मज़ा आएगा और इतना ज्ञान मिलेगा। और पहले ही दिन सीए बूस्टर प्रीमियम के 270 सेशन मिल जाएंगे और पावर ऑफ 10 के आपको पहले ही दिन 57 सेशन मिल जाएंगे। तो इट इज़ वर्थ एवरी बिट। आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए। आज का चौथा और अंतिम एडिट प्रीलिम्स जीएस 3 और ऐसे के लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा प्यारे दोस्तों। इसको जीएस 2 कर लीजिएगा, क्षमा चाहते हैं। क्या कहता है ये ऐसे? What happens to नेपाल now? अब हम बात कर रहे हैं नेपाल की राजनीति की। इस पे हमने पहले भी बात की थी और आज इस पे एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि अभी रिपीटेटिव हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। जब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में आदेश दिया कि शेर बहादुर देउबा को भैया बना दो प्रधानमंत्री, तो उन्होंने दरअसल जो नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, नेपाल के नए संविधान के अनुच्छेद 76(5) की ही विवेचना की थी। शेर बहादुर देउबा के पास 275 में से 149 सांसदों का समर्थन पत्र था और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया था। भंडारी जो हैं वो ओली के साथ एक दोस्त की तरह पेश आ रही हैं। ओली जो चाहते हैं वैसा कर देती हैं। इन्होंने अक्टूबर में चुनाव घोषित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटा सावन की घटा, ऐसा नहीं चलेगा, तुम सब संविधान के नीचे हो। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट भंडारी को यह भी याद दिला दिया कि तुम भी संविधान के नीचे हो, तो हो सकता है भंडारी की भी शामत आ जाए। इट इज सस्पेक्टेड दैट ओली ने खुद को जो है नेपाल के राजाओं के मोल्ड में देखना शुरू कर दिया था। 2015 में ओली की शुरुआत कहां से हुई थी? जब भारत ने वो मधेशी आंदोलन में नेपाल की बॉर्डर का ब्लॉकेट किया था, उस वक्त ओली ने नेपाल में राष्ट्रवादी भावनाएं भयानक रूप से भड़का दी थी। 2017 में जब राष्ट्रीय चुनाव हुए तो नेपाल की दोनों बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों ने, जिन्होंने बहुत लंबी एक इंसर्जेंसी की थी नेपाल में मोनार्की के खिलाफ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, वो एक हो गए तो 30 साल की पहली स्टेबल सरकार बन गई थी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि भाई पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली ये बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ओली साहब को सत्ता का स्वाद ऐसा मजेदार लगा कि उन्होंने प्रचंड को बोला कि भाई तुम जरा 25-30 साल रुक जाओ, मैं जरा पीएम बन जाऊं, एक पूरा राष्ट्रपिता बन जाऊं नेपाल का, फिर तुमको बिठा दूंगा कहीं कोने में। तो प्रचंड ने कहा अरे भाई ऐसा थोड़ी चलेगा। ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा मजाक किया, ये एडिट में नहीं लिखा है, ध्यान रखता। लोगों को ओली से बहुत उम्मीदें थीं। ओली ने शुरुआत भी अच्छी की, सही लोगों को अपॉइंट किया। लोगों को लगा कि अब नेपाल में एक अच्छा नेता आ गया, सबसे बातचीत करता है, सबकी सुनता है। आजकल तो ऐसे नेता जो सबसे बात करे सबकी सुने
होते ही नहीं है। नेता तो बस बात करके चले जाते हैं, वो सुनते कहाँ हैं आजकल। ओली साहब भी वैसे ही हैं और उन्होंने एक स्लोगन दिया, प्रॉस्परस नेपाल हैप्पी नेपाली। तो दुनिया भर में नेपालियों को लगने लग गया कि अरे भैया हमारा सेवियर आ गया, सेवियर आ गया। केपी शर्मा ओली ने दिसंबर 2019 तक उनके इस भ्रम को दूर भी कर दिया। ये सब कुछ खत्म हो गया। जहां ओली का किचन कैबिनेट देश को चलाने में व्यस्त था, ओली ने बहुत सारे बड़े नागरिकों को, जिनकी बहुत रेपुटेशन है, अपनी इमेज और नेपाल की इमेज को दुनिया में प्रोटेक्ट करने के काम पे लगा रखा था। पैरेलल में क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत तेजी से बढ़ा। जो इनके खास पट्टे थे, उनके हाथ में बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े सेक्टर, लाइसेंसेस सब आने लग गए। क्रोनी कैपिटलिज्म दुनिया भर में फैली एक बड़ी बीमारी है। इसकी परिभाषा कमेंट थ्रेड में दीजिएगा, व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म। ओली ने एक नया मैप नेपाल का लाया, जिसमें उसने भारत के कुछ हिस्से भी दिखा दिए ऊपर के। तो चाइना, इससे भारत के साथ पंगे बहुत हो गए। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे तो थे नेपाल, लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे एग्रीमेंट जो उनके साथ हुए, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेपाल की नौकरशाही, लाल फीताशाही ने चाइना के इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा हताश कर दिया है। और फाइनली ओली का सारा जो तिलिस्म था, वो तोड़ने का काम उस वायरस ने किया, जो सारी दुनिया में नेताओं के तिलिस्म को तोड़ने का काम कर रहा है। फिलहाल कोविड ने सारी कहानी बर्बाद कर दी। हुआ क्या कि ओली हैंडल कर नहीं पाए और एक स्कैम भी, परचेज स्कैम, इन पे आरोप लग गया भारत से वैक्सीन खरीदने में। तो इसमें क्या हुआ, इनकी इमेज बहुत तेजी से खराब होती चली गई। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो नए प्रधानमंत्री द्यूबा साहब आए हैं, 4 बार पीएम रह चुके हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। 18 जुलाई का विश्वास मत वो जीत गए हैं। भारत को अब कोशिश ये करनी होगी, एडिटर ये कहता है, कि भाई अपनी खुफिया एजेंसीज के जरिए रिश्ते बनाने की बजाय पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि नेपाल के पास अब ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं और अब वो इंडिया लॉक तो कहीं से कहीं नहीं है। आगे समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि ये हिंदी विश्लेषण भी आपको अच्छा लग रहा है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एनी को सिर्फ आई एम वेरी सॉरी, इसकी समरी अपडेट नहीं हो पाई, वो मैं करके आपको पीडीएफ में दे दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, आपको अपडेटेड मिलेगी। तो समरी क्या है इस एडिट की? बहुत सिंपल समरी है। नेपाल्स टर्बुलेंट पॉलिटिक्स नीड्स अ वेरी स्टेडी हैंड, बट देयर सीम्स टू बी नो गारंटी ऑफ इट। प्यारे दोस्तों, रविशंकर प्रसाद जी पर भारत नेट घोटाले में शामिल होने के लंबे चौड़े आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने अपनी चिर परिचित शांत अंदाज में बोला है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीनेशन में भारत ने बहुत तेजी से तरक्की करते हुए 40 करोड़ डोजेस अभी तक लगा दिए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की दर तेजी से नीचे जा रही है। आज जबकि हमारे यहाँ केसेस काफ़ी हद तक कम हैं, हमारे पास कुछ हफ्तों की एक विंडो है इस वायरस को ख़त्म करने की, तो हम वैक्सीनेशन बढ़ाएं। कई सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट आज सुन रहा है, जो पैंडेमिक की वजह से परीक्षा देने से वंचित हो गए। पेगासस सॉफ्टवेयर ने भारत के बहुत सारे जर्नलिस्टों को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों को अपनी जद में ले लिया और उनके सारे रिकॉर्ड चुरा लिए और उनके मोबाइल पर और कंप्यूटर पर फर्जी फाइलें डाल दी। ऐसे बहुत खतरनाक खुलासे दुनिया भर में अभी हुए हैं। तालिबान के लीडर्स पे दबाव आ गया, तो अब वो भी पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब देश मिलकर काम करते हैं, उसका फायदा तो होता ही है। चाइना ने बोला है कि मैंने कोई यूनेस्को पे दबाव डाल के बैरियर रीफ वाला जो नया डिसीजन आया है एंडेंजर्ड लिस्ट का, मैंने नहीं करवाया है। मतलब 100% चाइना नहीं करवाया है। प्यारे दोस्तों, हम आपसे कल भेंट करेंगे 20 जुलाई को। याद रखिएगा, हमारा नया कोर्स आ गया है और 23 अगस्त से शुरू होगा। आप बिल्कुल इसी कोर्स में एनरोल कीजिएगा। आपकी कंप्लीट लर्निंग नीड्स हम फुलफिल करेंगे। नमस्कार, जय।